नमः संस्कृताय। समास प्रकरण चल रहा था, दो शब्दों की हमने सिद्धि प्रक्रिया बताई। इसी तरह आप अति, हिमाम, उपकृष्णम आदि का सिद्धि प्रक्रिया कर सकते हैं। जो नए नए टॉपिक हमने कहा ना, 3, 4, 5 शब्दों को लेंगे जहाँ नए नियम लगेंगे। एक सूत्र आया, उसी में आप जब पढ़ेंगे तो वह सूत्र होगा अव्ययी, क्षम्यताम, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भावे चाकाले, च अकाले है तो बन गया चाकाले। सूत्र संख्या है 6ठे अध्याय का 3रे पाद का 80 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि सह के स्थान पर स आदेश होगा, सह के स्थान पर सह आदेश होगा। बस इतना ही सूत्र का अर्थ है। बाकी सारा नियम आप जैसे उसमें उपकृष्णम में लगाए, इसके पहले जो हमने उदाहरण बताए थे पिछले वीडियो में, सिद्धि प्रक्रिया बताए थे, सारा नियम वही लगेगा। अंत में एक यही सूत्र लग जाएगा कि सह के स्थान पर स आदेश होगा। क्लियर हो गया? यह कहता वैभाव चाकाले कि यदि सह के बाद, साधारण सा समझिए, व्याकरणिक पर शब्दों में समझाएंगे शायद कठिन लगे। यह बताया कि यदि सह के बाद यदि सह के बाद कालवाची शब्द न आए, कोई समय का बोध कराता हो, ऐसा कोई शब्द यदि बाद में सह के बाद नहीं आता है, आएगा तो सह का सह रहेगा, लेकिन नहीं आएगा तो सह के बाद कालवाची, कालवाची माने समय का बोधक शब्द। इससे समांतर भी कि समय का ऐसा शब्द, उसका अगर कोई दूसरा भी शब्द होगा, अगर वह भी समय का बोध कराएगा को सह के बाद कालवाची शब्द आने पर सह का सह ही रहेगा, और कालवाची शब्द यदि नहीं आएगा तो इस सह का स आदेश होगा, हा का लोप हो जाएगा। हा का क्या हो जाएगा? लोप। साधारण सा नियम है कि सह के बाद यदि कालवाची शब्द आएंगे, माने उत्तर पद में यदि कालवाची पद आएंगे, समय का बोध कराएंगे, ऐसे कोई उसे संबंधित या उसी के रूप वाला कोई दूसरा शब्द आएगा जो काल का बोध कराएगा, तो सह के स्थान पर सह ही आदेश होगा, सह के स्थान पर सह ही आदेश होगा। और कालवाची यदि नहीं आएगा तो सह के स्थान पर स आदेश होगा। कालवाची आने पर सह आदेश हुआ और नहीं आएगा तब स आदेश हो। बस इतना सा नियम है अव्ययी भावे चा काले। अब एक उदाहरण लेते हैं सादृश्यता के अर्थ में, सादृश्यता के अर्थ में एक उदाहरण ले लेते हैं, और वह उदाहरण है, थोड़ी सी इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी जान लेंगे और आपका पूर्व ज्ञान भी इससे कंठस्थ हो जाएगा। दिया है सहरी, क्या दिया है? सहरी। अब यहाँ सहरी में हरि शब्द अलग है, स अलग है, और यह सह का है, यह सह जो है सह का है। हा का लोप हो गया तो बन गया सहरी। वही नियम बताया। अब इसको देख लिया जाए। यहाँ बताया गया जब इसका लौकिक विग्रह करेंगे, हरे सादृश्य, और यहाँ जब भी पूछेगा किस अर्थ में समास हुआ है, आपको सूत्र याद होगा, व्यय विभक्ति समीप समृद्ध वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द पादुर्भाव योग पद्य, अवंत में आया साकल्यांत वचनीश। इस सूत्र के द्वारा सादृश्यता के अर्थ में यहाँ समास हुआ। सहर में पूछ देगा किस अर्थ में समास हुआ, तो सादृश्यता के अर्थ में। हरे सादृश्य, हरि के समान, और अलौकिक विग्रह इसका हो जाएगा हरि टा
सह, यह सह है। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इस टा की लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? छोटा छोटा लिख देते हैं। सुपो धातु प्रातिपदिकयों, इस तरह से सूत्र होगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों सूत्र से इस टा का सुप का लोप हो गया। फिर उसके बाद आपका एक सूत्र आया अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि। इस सूत्र के द्वारा इसके अव्यय भाव यह नियम लगा, और जब लगा तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई? कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जब ये प्रातिपदिक हो गया, फिर सूत्र आया प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन पूर्वम। यह आपको सूत्र होगा कि प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र द्वारा कि प्रथमा से जो निर्देशित होगा, तो अव्यय भाव से क्लियर हुआ। अव्ययम विभक्ति समीप से अव्ययम से सह पद का बोध हो रहा था। अव्ययम प्रथमांत शब्द था, तो इस सह का प्रथमा से निर्देशित हुआ, तो इसकी पूर्व संज्ञा हो गई, बना सह हरि। क्या बना? सह हरि बना। उसके बाद ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च आदि सूत्र से सु आदि विभक्तियाँ आई, लोप होगा। और उसके बाद अव्यय भाव से अव्यार सुप से सु विभक्ति का लुप हो जाएगा। और उसके बाद एक सूत्र लगेगा अव्यय भावे चा काले। यह सूत्र कहेगा कि यदि सह के बाद कालवाची पद न हो तो सह को स आदेश हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? अव्यय भावे चाकाले, मान इसी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? इस सह का स आदेश हो जाएगा, बनेगा सहरी। क्या बनेगा? सहरी। यदि ये कालवाची पद होता तो सह का स ही रह जाता। यह सूत्र बस इतना ही बताया अव्यय भाव चाकाले के सह के बाद यदि कालवाची शब्द आएंगे तो सह का सह आदेश होगा। यदि कालवाची पद उत्तर में नहीं हो, उत्तर पद माने पूर्व पद उत्तर पद, उत्तर पद में यदि कालवाची पद नहीं होगा तो सह को स आदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। और फिर अव्यय संज्ञा हो गई अव्यय भावस्य सूत्र से, और बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी थी। कृतद्धित समासार से प्रातिपदिक हुआ, और जब उससे प्रातिपदिक हो गया तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों से, तो हमने यहाँ ये प्रक्रिया पहले कर ली कि सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसका हमने सुप का लोप कर दिया। उसके बाद अगला सूत्र आया कि सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लोप हो गया। फिर अव्यय भाव चा काले से सह को स आदेश हो गया। और एकम देश विकृतिम अन्यवत, यह एक सूत्र है या ऐसी कहावत है कि शरीर के किसी अंग में विकार हो जाने पर व्यक्ति वही रहता है, अर्थात उसकी प्रातिपदिकता, उसकी मूलता, उसका पहचान ख़त्म नहीं होता। उसी तरह शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर होने पर भी उसकी प्रातिपदिकता बनी रहे। जब प्रातिपदिक रहा तो सु आदि विभक्तियाँ ञा प्रत्यय प्रात प्रत्यय प्रत्यादि सूत्र के द्वारा जो है सु आदि विभक्तियाँ हैं। अव्यार सुप से सु का लोप हुआ और बना सहरी। अव्यय भावश्च से एक सूत्र शुरू में पढ़ा था, अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा यहाँ पर इसकी अव्यय संज्ञा हुई और सहरी रूप बना। आपको जो इतने नियम नहीं जानेंगे दे देगा कि सह हरि ये समास विग्रह है तो समस्त पद क्या होगा? धोखा मत खाना, यही चीज़ है। सह हरि का समस्त पद क्या होगा? तो यह होगा सहरी होगा। किस सूत्र के द्वारा दे दिया? सहरी में। किस सूत्र के द्वारा सहरी बना? तो अव्यय भाव चा काले, सूत्र तो वही लगा, अव्यय विभक्ति समीप, मेन सूत्र वही है। लेकिन स का स पूछेगा कि सहरी में या सहरी में सह को स आदेश किस सूत्र के द्वारा हुआ? अव्यय भावे चा काले। ये आज के सूत्र की व्याख्या रही। इसी तरह एक एक सूत्र आपको देते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट में लिखिए। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।